हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोगों ने जब काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन शुरू किया था तब हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन दो टर्म्स को डिफाइन किया था। तब हमने कहा था रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में रेस्ट पे हो सकता है और किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑब्जर्वर कि आप लोग देख कहाँ से रहे हो, वो डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पे दिखाई देता है या ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखाई देता है। इसी कंसेप्ट को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे पहले टर्म हमारे पास आएगी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, एक भी मूव कर सकता है, एक या दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, उनके बीच का गैप किस अमाउंट में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस बात को हम लोग दो तीन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। सपोज दोनों एक ही जगह से एक ही पोजीशन से स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करते हैं। जब दोनों ने चलना शुरू किया, मैं मान लेता हूँ टाइम टी है, टी 0 है। कुछ देर बाद ए पार्टिकल जो है उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर और दूसरे ऑब्जेक्ट ने उतनी ही देर में 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। इन द सेम टाइम सेकेंड ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब कुछ देर बाद फिर से मैं देखता हूँ एक नई पोजीशन आ गई ए और बी के लिए। ए ने फिर से जो डिस्टेंस कवर किया सपोज दैट इज 100 मीटर, जबकि बी ने उतने ही देर में अब 400 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो मेरे लिए यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो अगर मैं ए और बी को देखूं, जब इस पोजीशन की बात करता हूं, शुरू में इन दोनों के बीच में कितना गैप था? 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में शुरू में कोई गैप नहीं था। कुछ देर बाद सपोज मैं इस टाइम को t1 मान लेता हूं, कुछ देर बाद यानी कि टाइम t1 के बाद इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? ए चला 100 मीटर, बी चला 200 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में चले। ए और बी के बीच में कितना गैप आ गया? इट इज 100 मीटर। तो 100 मीटर इन दोनों के बीच का गैप आ गया। आप लोगों ने ये कैलकुलेट कैसे किया? आपने कहा कि पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, ठीक है ना। 200 विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ बी। दिस इज 100 मीटर, दिस रिप्रेजेंट गैप बिटवीन ए एंड बी। यही हो गया। शुरू में जब स्टार्टिंग की बात करें, ये टाइम t1 पे है, जब स्टार्टिंग पे बात करें थे 0 सेकंड पे, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना था? 0। अब अगर मैं टाइम t2 पे देखूं तो इन दोनों में गैप कितना आ जाएगा? मान लीजिए ये टाइम t2 है, यहाँ पर भी टाइम t2 हो जाएगा। ए और बी के बीच में गैप कितना आ जाएगा? कई लोग बोलेंगे 300 मीटर। नहीं बच्चों, ये 300 मीटर नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक साथ चले थे। ए ने कुल मिलाकर डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर, बी ने कुल मिलाकर डिस्टेंस कवर किया 500 मीटर। तो दोनों के बीच का गैप 500 माइनस 200 यानी कि ए ने डिस्टेंस कवर किया 100 प्लस 100 200, बी ने जो डिस्टेंस कवर किया 200 प्लस 400 यानी कि 600। ठीक है, अगर मैं इसको एक सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पर टाइम t2 है। ठीक है, t2 दो जगह लिखूंगा, एक ए के लिए और एक बी के लिए। ए ने कुल मिला के डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर, बी ने कुल मिलाकर डिस्टेंस कवर किया 600 मीटर।
400 प्लस 200 600 मीटर। तो इन दोनों के बीच गैप कितना आ गया? पहले था स्टार्टिंग में 0, t1 टाइम पे था 100 मीटर, t2 टाइम पे ये गैप कितना आ गया बच्चों? बोलो। दिस कम्स आउट 400 मीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझना है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है। t1 टाइम पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मैं लूँगा 100 मीटर और t2 टाइम पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लूँगा 400 मीटर। पार्टिकल्स के बीच का गैप, ठीक है, शुरू में 0 था, फिर 100 हो गया, फिर 400 हो गया। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। इज दैट ओके? इस बात को समझने के लिए हम लोग थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी लेंगे। मैं अगर यूं लेके चलूं कि मान लो कि ए तो ये महसूस करता है भाई मैं रेस्ट पे हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद को रेस्ट पे मानता हूँ और बाकी सारी दुनिया चल रही है। तो ए फील्स दैट ही इज एट रेस्ट। वो अपने मुकाबले में देखता है कि बी कहाँ पे है, अपने रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, अपने रिस्पेक्ट में। ए ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है कि बी कैसे चल रहा है। तो इस बात को हम इस सिनेरियो को दोबारा से देखेंगे। ए यहाँ पे है, मैं ए की यहाँ पर ये आंख बना देता हूँ कि ए क्या कर रहा है। ए इज ऑब्जर्वर, वो देख रहा है कि बी कहाँ पे है। ओके, तो फिलहाल केस 1 ए को बी दिखाई देगा अपने पास खड़ा हुआ, भाई तू तो मेरे पास ही खड़ा है वो, ठीक है, हम दोनों पास पास है। कुछ देर बाद ए यहाँ पे आ गया, ए को अपना तो चलने का कुछ पता लगेगा नहीं, ठीक है, ए तो यही फील लेता रहेगा भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ। तो ए यहाँ पे देख रहा है एंड ए इज ऑब्जर्विंग बी। ए जब बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसने ये देखा भाई बी यहाँ चला गया है, उसको अपनी कोई सूरत नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। उसने देखा यार मेरे और बी के बीच में गैप बढ़ गया है। उसने ये चेक किया, ये महसूस किया कि t1 टाइम पे उसने अपनी घड़ी देखी, उसने कहा यार t1 टाइम पे बी मेरे से आगे निकल गया है, 100 मीटर आगे बैठे। तो उसको ये लगेगा कि बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 100 मीटर। उसको खुद को कुछ महसूस नहीं होना, उसे ये महसूस होना है कि बी ने 100 मीटर कवर कर लिए हैं, बी मेरे से 100 मीटर राइट को चला गया है। तो यानी कि ए को ये महसूस होगा कि बी इज मूविंग एंड इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर टूवर्ड्स राइट साइड। ओके, फिर भाई साहब ए तो बेचारा मस्त है, लेना देना कुछ है नहीं है, ठीक है। ए अपने आपको मान रहा है कि भाई मैं तो हूँ रेस्ट पे और सारी दुनिया मोशन में है। तो ए ने ऑब्जर्व किया बी को, लॉजिक बी को ऑब्जर्व किया, उसने देखा भाई साहब अब मेरे और ऑब्जर्वर के बीच का गैप 400 मीटर आ गया है। यही है, वो ये सोच रहा है, ऑब्जर्वर ये सोच रहा है कि भाई मैं तो हूँ रेस्ट पे, बी ही दौड़ा जा रहा है, बी मेरे से कितना आगे निकल गया है, 400 मीटर आगे निकल गया है। यानी कि यहाँ पर ए को महसूस होना है कि बी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 400 मीटर इन टाइम t2। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम मान लेता हूँ t2 टाइम। ओके, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ जो ऑब्जर्वर है ए, ठीक है, मैं लिखूंगा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, बेटर है हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, एज ऑब्जर्व्ड बाय ए कितना हो जाएगा एट टाइम t1। ये हमें कितना महसूस होगा, ए को कितना महसूस होगा, इट विल बी 100 मीटर। टाइम t2 के ऊपर यही डिस्टेंस कितना महसूस होगा, 400 मीटर। ठीक है, बट अगर हम ए के एस्पेक्ट में ना देखें, अगर हम लोग बाहर खड़े होके देखें, ठीक है,
हम ए और बी दोनों को चलता हुआ देख रहे हैं। वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड, ना ए के साथ है ना बी के साथ है। हम बाहर से, हम जिसे कह सकते हैं कि ग्राउंड पे खड़े होके हम इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें ये महसूस होगा कि ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। हमें ये महसूस होगा कि टाइम t1 पे ए का डिस्प्लेसमेंट कितना था 100, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना था 200, जो कि हमने पहले भी बनाया था। तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज 100 मीटर टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज 200 मीटर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, राइट है तो राइट डायरेक्शन को हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, तो ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। अब मुझे देखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दोनों शब्द सही हैं बेटा। मैं यहाँ पे लिखा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, और यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों बातें सेम ही रिप्रेजेंट करती हैं। ये वैल्यू कितनी आई थी टाइम t1 पे 100 मीटर। ये मैं साइड डिस्कशन कर रहा हूँ फॉर टाइम t1, दिस कम्स आउट 100 मीटर। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ b माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ a। ठीक है, ये b कौन है जिसको देखा जा रहा है? ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। दिस इज ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको देखा जा रहा है। ये क्या है? ऑब्जर्वर, जो देख रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए। अब आप लोग ये वैल्यूज पुट करके देखो, आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू 100 ही बनेगी। एक्चुअली मैंने उल्टा किया है। उल्टा का मतलब ये है कि मैंने ये पहले समझ लिया कि ये 100 कैसे आएगा, 200 माइनस 100, तो 200 माइनस 100 100 ही आएगा। तो मैंने ये कैलकुलेशन के बाद इसको लिखा है। आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। अगर नहीं आई तो अगली एग्जांपल में आप लोग खुद ट्राई करके देखना। ये टाइम t1 की कहानी थी। अगर मैं टाइम t2 पे बात करूं, t2 टाइम पे क्या होगा बेटा, बोलो ज़रा। t2 टाइम पे हम इस टाइम की बात कर रहे हैं, ए और बी के बीच में आपस में गैप कितना है 400 मीटर का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें क्लियर है दिस इज 400 मीटर। बट इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। बी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन था हमारे पास, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 600 मीटर। ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 200 मीटर। सो दिस कम्स आउट 400 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है, एंड दिस इज इन दिस केस कैन बी कैलकुलेटेड एज एक्स बी माइनस एक्स ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये मैंने एग्जांपल ली थी जब दोनों पार्टिकल्स ए एंड बी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगली सिचुएशन लेंगे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं मान लेता हूं ए एंड बी दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, यानी कि ये मेरे लिए पोजीशन का ओरिजिन भी है और ये मेरे लिए टाइम का ओरिजिन भी है। मैं मान लेता हूँ कि ए इधर को जा रहा है और बी इधर को जा रहा है। मैं सपोज कर लेता हूँ 1 सेकंड बाद इन दोनों को हमने ऑब्जर्व किया। ए और बी की नई पोजीशंस मैंने ये लोकेट कर दी हैं। मान लो कि बी इधर को मूव किया 50 मीटर और ए दूसरी तरफ मूव किया सपोज 40 मीटर। ओके, अब ए खुद को क्या मानता है कि मैं रेस्ट पे हूं। ए कौन है? ऑब्जर्वर है। ए इज ऑब्जर्वर, ही एज्यूम्स दैट आई एम एट रेस्ट। अब अगर मैं अलग अलग टाइम्स पे पोजीशंस देखूं क्या क्या है। टाइम 0 था
तो ए और बी दोनों की पोजीशन 0 थी, ए एंड बी दोनों की पोजीशन 0 थी। टाइम 1 सेकेंड पे ए चला गया टूवर्ड्स राइट, कितना चला गया 40 मीटर। बी लेफ्ट में गया है तो इसको मैं -50 मीटर भी लिख सकता हूँ। बेटा ये पोजीशन की वजह से माइनस आया है, बात को थोड़ा समझना। अगर आप डिस्प्लेसमेंट भी लोगे तो भी एक ही बात है, हम राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान रहे हैं, ऐसे भी समझा जा सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा। दोनों तरीकों से समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x की वैल्यू 40 मीटर है, यहाँ पे a स्टैंड कर रहा है और यहाँ पर x की वैल्यू -50 मीटर है और यहाँ पर अब b स्टैंड कर रहा है। ठीक है, a गया था टूवर्ड्स राइट, b गया था टूवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर हम A के पॉइंट पे खड़े होके देखें, A जो खुद को क्या मानता है कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, A खुद को रेस्ट पे मानेगा और उसे क्या महसूस होगा, उसे तो ये महसूस होगा भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, B मेरे से दूर चला गया है, B मेरे से 90 मीटर लेफ्ट में चला गया है, यही महसूस होगा। So displacement of B as observed by A when time is 1 second, इन दोनों के बीच का गैप कितना बढ़ गया है, पहले गैप 0 था बढ़ के 90 मीटर हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता, अगर मैं सिर्फ लिखता कि डिस्टेंस कितना बढ़ गया है, डिस्टेंस तो बढ़ गया है बेटा 90 मीटर, बट यहाँ पर मैं माइनस लिख रहा हूँ, माइनस का मतलब है लेफ्ट की तरफ। ए को ये महसूस होगा कि बी मेरे से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। और इस -90 को हम लोग कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, देखो ज़रा, ये है -50, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है +40, राइट में था, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा -90 मीटर। सो दिस कम्स आउट -90 मीटर। क्लियर। अगर हम 2 सेकंड बाद देखें, मैं मान लेता हूँ, जस्ट टाइम पास है, एग्जाम्पल है, मैं मान लेता हूँ कि बी थोड़ा और इधर चला गया। ठीक है, 2 सेकंड पे बी थोड़ा इधर और चला गया और बी ने आगे कवर किया 10 मीटर और ए थोड़ा पीछे को चला गया। सपोज ए ने भी कवर किया 10 मीटर। ये बात समझ में आ रही है, ए ने भी कवर किया 10 मीटर। अब ए की पोजीशन कितनी हो गई है, ओरिजिन से 40 + 10 50 मीटर। ए की पोजीशन हो गई है 50 मीटर, बी की पोजीशन 50 पहले थी, 10 और पीछे को चला गया है। बी की पोजीशन कितनी हो गई है -60 मीटर। ए को क्या महसूस होगा, नई पोजीशन पे ए को क्या महसूस होगा कि बी उससे कितना पीछे चला गया, कितना लेफ्ट में चला गया है, उसको महसूस होगा 50 + 60 110 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट। मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं अगर यही फार्मूला जो पहले लगाया था इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, ये शुरू में हमने लिखा था व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, तो ये मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी है -60, पोजीशन ऑफ ए है हमारे +50, ये अपने पास आ जाएगा -110 मीटर। मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि एक की कंपैरिजन में, किसी एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में गैप कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है या किस डायरेक्शन में कम हो रहा है। डायरेक्शन को कंसीडर करने के लिए हम लोग यहाँ पर साइन को ध्यान में रखेंगे और अगर मैग्नीट्यूड देखनी है तो हम वैसे ही समझ सकते हैं। बट इन सब डिस्कशन में से हमें जो सीखा है वो है ये मास्टर फार्मूला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A या डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A may be written as displacement of B minus displacement of A।
क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर सीखें तो पहले एक सेकंड में इन दोनों के बीच ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस कितना बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ गया है 90 मीटर। किस डायरेक्शन में बढ़ा है? टूवर्ड्स लेफ्ट। एक सेकंड में जो गैप चेंज हो गया है, जितना पहले था उससे जो चेंज हो गया है, आई एम इंटरेस्टेड इन चेंज, ठीक है, वो कितना चेंज हो गया है? 90 मीटर। इन 1 सेकेंड जो गैप में चेंज आ गया है वो 90 मीटर है, बट वो मुझे पता है कि वो टूवर्ड्स लेफ्ट है इफ आई सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट in 1 second या change in gap in 1 second, that is called relative velocity. That is called relative velocity. यहाँ पर मैं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केस 1 में। ओके, अगर आप टाइम 2 सेकेंड पे देखो, अगले 1 सेकेंड में, इन वेरी नेक्स्ट सेकेंड इन दोनों में गैप कितना बढ़ गया है? 20 मीटर का गैप बढ़ गया है। यानी कि सेकंड केस में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर का गैप बढ़ा है एक सेकंड में, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? रेशियो ऑफ relative displacement, this is relative displacement, ratio of relative displacement covered by the body corresponding to time taken। कितना टाइम लगा उस डिस्प्लेसमेंट को बढ़ने या कम होने में, उस डिस्प्लेसमेंट को चेंज होने में। relative displacement covered and the corresponding time taken। क्लियर जी। पहले एक सेकंड में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 90 मीटर पर सेकंड। दूसरे केस में कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड। इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी काफ़ी एग्जांपल्स मैं लूँगा। अब अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू ए को क्या महसूस हो रहा था? ए को महसूस हो रहा था कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। पहले सेकंड में गैप कितना बढ़ा? 90 मीटर। तो वेलोसिटी कितनी है फॉर फर्स्ट सेकंड? 0 to 1 सेकंड। इस टाइम में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी? 90 मीटर पर सेकंड। 90 मीटर का गैप बढ़ा था इन 1 सेकंड। माइनस साइन का मतलब क्या है? लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिलेटिव स्पीड की बात करते तो बात अलग थी, तब मैं माइनस साइन नहीं लिखता। जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे ये माइनस साइन लिखना पड़ेगा। दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इस बार डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर। अब अगर मैं टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में लूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आई कैन राइट -20 मीटर का गैप चेंज हुआ 1 सेकेंड में। माइनस का मतलब होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये आएगा -20 मीटर पर सेकेंड। अगेन आंसर विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके। अब गेम का असली मज़ा है। असली मज़ा का मतलब ये है कि अगर अब बी ऑब्जर्व करे कि ए कैसे मूव कर रहा है, तब आप कैसे लिखोगे? इफ वी से दैट ए इज ऑब्जर्व्ड बाय बी, ए को कौन देख रहा है? बी देख रहा है। तो मैं डायग्राम को दोबारा से बनाऊंगा। ये मेरे पास टाइम 0 पे ए और बी एक जगह पे थे। 1 सेकेंड पे ए इधर आ गया था और 1 सेकेंड पे बी इधर आ गया था, है ना। बी ने कवर किया था मेरे ख्याल से 50 मीटर और ए ने कवर किया था 40 मीटर। इट वॉज समथिंग लाइक दिस। अब मैं कह रहा हूँ कि बी देख रहा है, बी इज ऑब्जर्वर। तो बी ने अपनी आंख गड़ा दी है, वो देख रहा है भाई साहब ए किधर को जा रहा है। बी ये मान के चलेगा भाई साहब मैं तो रेस्ट में हूँ और बाकी सारी दुनिया मोशन में है। तो बी इज ऑब्जर्विंग ए। इट इज लाइक दिस। बी को तो ये महसूस होगा ए राइट को गया है, 90 मीटर राइट को चला गया है,
बी खुद को रेस्ट पे मानेगा। तो अगर बी के लिए बात करूं, देन पोजीशन ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी या पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट विल बी रिटन एज 90 मीटर प्लस 90 लिख सकता हूँ। ये पोजीशन भी कहा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूँगा 0 से 1 सेकेंड के बीच में, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 90 मीटर बाय 1 सेकेंड, दिस वैल्यू कम्स आउट 90 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फ्रॉम, अगर मैं 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड के बीच में बात करूं, तो ए को क्या महसूस होगा, सॉरी बी थोड़ा इधर चला जाएगा, ए थोड़ा इधर। बी अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर भी रहा है तो भी बी को यही महसूस होगा, भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, और ए जो है वो राइट को मूव किए जा रहा है, तो उसे ये गैप क्या महसूस होगा, 110 मीटर यही महसूस होगा। पहले 90 था, अब 110 मीटर महसूस होगा टुवर्ड्स राइट। उसे ये महसूस होगा कि ए कितना आगे चला गया है, ए चला गया है 20 मीटर टुवर्ड्स राइट इन अ टाइम ऑफ 20 मीटर टुवर्ड्स राइट इन ए टाइम ऑफ 1 सेकेंड। तो इसके लिए ये वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में, 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन काफ़ी हद तक समझा चुका हूँ। डिस्कशन अभी कंटिन्यू करेगी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। ये पॉइंट जो है, ये डेफिनेशन जो है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट बिफोर दैट कुछ एक एग्जांपल्स और लेनी है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट है, ये अभी समझाना है, बट अभी मैं इसी डेफिनेशन को और कंटिन्यू करूंगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं दोनों पार्टिकल्स की जो पोजीशन चेंज हो रही थी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। भाई ए थोड़ा राइट में गया, बी थोड़ा लेफ्ट में गया, ए थोड़ा लेफ्ट में गया और आगे गया, राइट में बी और लेफ्ट में गया। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता, अब मैं करना चाहता हूँ एज ऑब्जर्व्ड बाय ए देख रहा है, ए ने तो मानना है कि भाई मैं रेस्ट पे हूँ, ये है हमारा मिस्टर ए, एंड ए अपनी जगह को चेंज करने वाला नहीं है क्योंकि ए ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ए किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को। ए बी को देख रहा है। जब टाइम 0 था हमने फोटो खींची, हमें पता लगा ए और बी ए की पोजीशन पे है, ये है टाइम 0, ठीक है। ए विल एज्यूम आई एम एट रेस्ट। थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, समय कितना, 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद बी उसको यहाँ मिलेगा। वो देखेगा कि बी कितना आगे चला गया है, 90 मीटर। कुछ समय बाद, कुछ देर बाद 1 सेकेंड और आगे निकल गया, उसे बी की नई पोजीशन दिखाई देगी 2 सेकेंड पर, उसे दिखाई देगा कि बी 20 मीटर और आगे चला गया है, ठीक है। ओके, तो ये जो डायग्राम है आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, आपको इसमें फीलिंग आनी चाहिए कि ए तो रेस्ट पे है, या एक खुद को महसूस करेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और बी सिर्फ चल रहा है। इसलिए इस डायग्राम में मैं ए की पोजीशन को शिफ्ट ही नहीं कर रहा। दिस इज एज फील्ड एज एक्सपीरियंस्ड बाय ए, दैट इज व्हेन ए इज ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज बी। अब सिमिलरली वी कैन ट्राई विद एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, एज ऑब्जर्व्ड बाय बी। बी को क्या महसूस होगा,
आप लोग वीडियो को पॉज करके डायग्राम पहले खुद बनाइएगा, फिर मेरे साथ क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। अब जब बी की बात करेंगे तो बी को तो ये लगना चाहिए कि भाई मैं तो हूँ रेस्ट पे और सिर्फ ए मोशन में है। तो कुछ टाइम बाद यानी कि आफ्टर 1 सेकेंड बी को ये महसूस होगा कि ए राइट में 90 मीटर चला गया है, ठीक है। 1 सेकेंड बाद यानी कि 2 सेकेंड पे ए थोड़ा और आगे चला जाएगा जैसा कि बी को महसूस होगा, और बी को महसूस होगा कि ए कुल मिला के 110 मीटर आगे चला गया है, बट 1 सेकंड में 1 सेकंड से 2 सेकंड में वो कितना आगे गया है, 20 मीटर आगे गया है। यानी कि इस केस में 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 20 मीटर, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। जब आप ये फील लेना शुरू कर दोगे तब आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट बचेगा नहीं। आपको ना दिमाग में पिक्चराइजेशन शुरू हो जाएगी, समझ आना शुरू हो जाएगा कि बी ने कैसे देखना है, बी को क्या महसूस हो रहा है, ठीक है। वेल वी कैन प्रोसीड इन द सेम वे। तो अगर मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो मुझे बड़ा साफ दिखाई दे रहा है वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं पहले 1 सेकंड तक देखता हूँ, 0 to 1 सेकंड तक देखता हूँ, तो मुझे पता लग गया 90 मीटर, और 90 मीटर क्या है राइट में इन 1 सेकंड, तो नेचुरली वेलोसिटी आएगी 90 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे ही 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या महसूस होगा, वो भी राइट में गया है 1 सेकंड में, तो ये 20 मीटर पर सेकंड महसूस होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो बी को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ए, उसको साफ दिखाई दे रहा है कि ये लेफ्ट में जा रहा है। अगर लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, पहले केस में माइनस 90 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और दूसरे केस में हमारे पास जब टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का होगा तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। माइनस 20 मीटर पर सेकंड, माइनस का मतलब होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, ओके। अब हम लोग इस डेफिनेशन को यहाँ पर थोड़ा सा फिट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी जब टाइम 0 से 1 सेकंड के बीच में था, 0 से 1 सेकंड के बीच में था, तो मेरे ख्याल से ए राइट को मूव किया था 40 मीटर पर सेकंड, है ना। और उतनी देर में बी कितना मूव किया था, लेफ्ट को 50 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बन गई 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट के लिए माइनस साइन आ गया। मैं लिखना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें वेलोसिटी है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस साइन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए। इसके लिए ये फार्मूला बनेगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, -50, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, +40, तो ये कितना आ गया, -90 मीटर पर सेकंड। आप लोग चेक करके देखो, एग्जैक्टली सेम हमने पीछे ड्राइव किया था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए को ये महसूस हो रहा था बी लेफ्ट में जा रहा है, यहाँ पर ये माइनस साइन खुद ब खुद आ गया। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये मेरे पास फार्मूला बनेगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये मेरे पास बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, +40, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, -50, ये मेरे पास बन जाएगा 90 मीटर पर सेकंड। क्या ये क्लियर है? दिस बिकम्स 90 मीटर पर सेकंड। ये प्लस में आ गया, ये पिछली बार माइनस में था। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट ये कौन है, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको देखा जा रहा है। अंडर ऑब्जर्वेशन ये क्या है, ऑब्जर्वर जो कि देख रहा है, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर। तो जो सिंबल पहले लिखा है बी, लेफ्ट में लिखा है वो पहले आएगा, माइनस जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा।
जो पहले लिखा है ए पहले आएगा, जो बी बाद में लिखा है तो ये बाद में आएगा, बीच में एक माइनस साइन आएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है तो आपको डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखना है। आइडियल सिचुएशन में अगर मुझे ये अजम्पशन लेनी पड़े कि आपको वेक्टर्स थोड़े बहुत पता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो ए पहले लिखा है उसकी वेलोसिटी पहले, माइनस जो बाद में लिखा है उसकी वेलोसिटी बाद में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल्स ली थी उन सभी एग्जाम्पल्स में दोनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते थे। अब हम डिस्कशन में थोड़ा चेंज करते हैं। हम मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग जगह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए मेरे पास ये एक बस है और ये मेरे पास एक कार है, ठीक है। सपोज शुरू में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। सपोज कि बस मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड जो कार है ये मूव कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस के लिए मैं सिंबल B यूज़ कर लूँगा, कार के लिए मैं सिंबल C यूज़ कर लूँगा। अब हम लोग देखेंगे दो तरीक़ों से, पहला जो एक्चुअल हमें ग्राउंड से खड़ा होकर दिखाई दे रहा है, दूसरा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वर यानी कि कार की टर्म्स में या बस की टर्म्स में। तो अगर मैं 1 घंटे बाद देखूं, ये कहानी है मेरे पास जब टाइम कितना है 0 आवर, ठीक है। 1 घंटे बाद मुझे क्या दिखाई देगा? 1 घंटे बाद थोड़ा बस आगे आ जाएगी और थोड़ी कार इधर को आ जाएगी। बस ने 20 किलोमीटर कवर करने हैं और कार ने इसी टाइम के दौरान 10 किलोमीटर कवर करने हैं, यानी कि कार और बस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से कम होके 70 किलोमीटर रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 घंटे बाद देखूं आफ्टर 2 आवर, तो बस भी थोड़ा आगे जाएगी और कार भी थोड़ा लेफ्ट को आएगी। तो बस ने कुल मिला के 2 घंटों में 40 किलोमीटर कवर करने हैं और कार ने इस दौरान 20 किलोमीटर्स कवर करने हैं, यानी कि इस दौरान 2 घंटों के बीच में कार और बस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से कम होके 40 किलोमीटर रह जाएगा। दिस इज बस, कार, बस एंड कार। अब अगर मैं बाय डेफिनेशन चलूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 1 आवर, ठीक है। पहले 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, पहले 1 घंटे में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 माइनस 70, टाइम टेकन हो गया 1, तो ये मेरे पास आ गई रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें मैं फ़िलहाल ये मेंशन नहीं कर रहा कि कार के रिस्पेक्ट में बस या बस के रिस्पेक्ट में कार, लेट इट बी एज सच, बाद में देखते हैं। अगर मैं 1 घंटे से 2 घंटे के बीच के टाइम की बात करूं तो उस केस में पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 70, अब रह गया 40, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया 70 माइनस 40, टाइम टेकन हो गया 1 आवर, 1 किलोमीटर में हो गया, तो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी इस बार फिर आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डायरेक्शन की बात अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया कि बी के रिस्पेक्ट में सी या सी के रिस्पेक्ट में बी। दिस इज़ द बेसिक वे। अब हम लोग एक्चुअली इस तरीके को लॉन्ग टर्म अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम ये देख पाएँ कि बस को या कार को, ऑब्जर्वर को कैसे महसूस होता है। जो भी ऑब्जर्वर है, मैं काम करता हूँ, मैं पहले मानता हूँ कि कार मेरे पास ऑब्जर्वर है, कार देख रही है कि बस में क्या हो रहा है, बस कैसे मूव कर रही है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट कार इज एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर। तो टाइम 0 सेकेंड पे कार को ये महसूस होगा, 0 सेकेंड या 0 आवर, ये महसूस होगा कि बस इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ
100 किलोमीटर। 1 घंटे बाद कार तो खुद को रेस्ट पे ही महसूस करेगी, उसको ये महसूस होगा कि बस उसके नज़दीक आ गई है, ठीक है, और उसे ये महसूस होगा अब बस और कार के बीच का डिस्टेंस कम होकर 70 किलोमीटर रह गया है। 2 घंटे बाद कार को ये महसूस होगा कि अब बस और तेज़ी से मूव कर रही है और अब ये डिस्टेंस कम होके 40 किलोमीटर रह गया है। यानी कि कार को ये महसूस होगा बस इज़ मूविंग टूवर्ड्स कार, ठीक है, बस उसकी तरफ आ रही है। 1 घंटे में 30 किलोमीटर्स कम हुए, अगले 1 घंटे में भी 30 किलोमीटर्स कम हुए। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस एज एक्सपीरियंस्ड बाय कार, एज ऑब्जर्व्ड बाय कार या विद रिस्पेक्ट टू कार, ये कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ये किस तरफ आ रही है? टूवर्ड्स राइट। हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव में माना है, तो यहाँ पे मैं प्लस ही लिख सकता हूँ, मुझे माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। इज दैट ओके? हमें इस तरह से सोचना शुरू करना है कि भी कार तो रेस्ट पे ही है, बस ही उसकी तरफ आ रही है, कार को तो यही फील होगा। अब सिमिलरली आप लोग ये खुद इमेजिन करोगे कि अगर मैं लिखता वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, तो बस के लिए आप क्या करते, मैं ब्लू पेन से ये पॉइंट मार्क करूँगा, बस तो महसूस करती हुई मैं तो रेस्ट पे हूँ, ठीक है, और कार आगे को आ रही है, उसे ये ब्लू कलर वाला पार्ट देखना बेटा आपको, उसे ये महसूस होता कि अब 2 घंटे बाद डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर और 1 घंटे बाद डिस्टेंस आ गया था 70 किलोमीटर। उसे ये महसूस होगा कार इज़ मूविंग टूवर्ड्स बस, ठीक है। अब ये लेफ़्ट डायरेक्शन में हो गई है, चेंज वही आएगा 30 किलोमीटर्स का, बट लेफ़्ट डायरेक्शन में हो गई है, तो -30 किलोमीटर पर आवर इसे लिखा जा सकता है। अब मैं इन दोनों रिजल्ट्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, इसका फार्मूला मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बस हमने लिखी थी 20, वेलोसिटी ऑफ बस हमने लिखी थी 20, वेलोसिटी ऑफ कार हमने लिखी थी 10 थी हमारी टूवर्ड्स लेफ्ट, तो 10 क्योंकि टूवर्ड्स लेफ्ट थी तो मुझे -10 लिखना पड़ेगा। ये आंसर मेरे पास अपने आप ही +30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है बेटा? वेलोसिटी ऑफ कार है ये वाली, ये है टूवर्ड्स लेफ्ट, ये है -10। वेलोसिटी ऑफ बस राइट को थी, ये प्लस हो जाएगी, ऑन कैलकुलेशन ये -30 किलोमीटर पर आ जाएगा। ये कि जो भी फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था वो यहाँ पर भी एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है, ओके। अब इस फॉर्मूले को हम लोग समराइज करेंगे, फिर हम अपने 1 डायमेंशनल मोशन के लिए शॉर्टकट्स बनाएंगे। तो जो जनरल रूल है या बेसिक रूल है रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो हम उसमें जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे ले आते हैं, ब्रिंग ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अब ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाने के लिए हमें कुछ वेलोसिटी उसके ऊपर सुपर इम्पोज करनी पड़ेगी। जो वेलोसिटी हमने सुपर इम्पोज की है ऑब्जर्वर के ऊपर, वही वेलोसिटी हम सुपर इम्पोज करेंगे ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डज इट मीन? मान लो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं A एंड B, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, डजेंट मैटर। फिलहाल मैं अपने एग्जांपल में स्ट्रेट लाइन में ही लूँगा, दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। चैप्टर ही ये है मोशन इन 1 डायमेंशन। ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है, दोनों की वेलोसिटीज मुझे गिवन है। मैं मानता हूँ कि A मेरे पास क्या है, सपोज A इज़ ऑब्जर्वर, लेकिन मैं A के रिस्पेक्ट में B को देखना चाहता हूँ। तो A खुद को मानता है कि भाई मैं हूँ रेस्ट पे, तो A को मुझे रेस्ट पे लाना पड़ेगा। A को रेस्ट पे लाने के लिए मुझे -VA वेलोसिटी इसके ऊपर ऐड करनी पड़ेगी ताकि नेट वेलोसिटी कितनी हो जाए 0। बट जो ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि मेरी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। ये -VA इसको दे दिया।
अब ये कितना हो गया 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो गई 0। तो हमने मान लिया कि ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर को हमने रेस्ट पे मान लिया। बट जो बी की नेट वेलोसिटी आ गई वो कितनी बच गई वी बी माइनस वी ए, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज बेसिक रूल टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का बेसिक रूल क्या है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी इज दैट ब्रिंग द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ये ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर को हम रेस्ट पे ले आए हैं और ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाने के लिए सेम ट्रीटमेंट टू द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, बी अंडर ऑब्जर्वेशन था, उसको भी वही ट्रीटमेंट दी है, माइनस वी ए यहाँ पर भी कर दिया है। अब जो भी बी की वेलोसिटी बच गई है वही हमारे पास नेट वेलोसिटी आएगी, या इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहेंगे। ये मैंने डिस्कशन वन डायमेंशनल मोशन के लिए की है, बट बेटा ये मास्टर फार्मूला है, अगर आप इसके ऊपर वेक्टर डाल देते हो तो ये फार्मूला कहीं पे भी फिट किया जा सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, सब जगह ये फार्मूला एकदम परफेक्टली फिट बैठेगा, ठीक है। तो हम लोग अगले चैप्टर्स में वेक्टर्स में या उसके बाद इस रिलेशन को बारंबार यूज़ करेंगे। सो यू हैव टू नोट डाउन दिस रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। ये याद कर लोगे तो कोई भी शॉर्टकट या कोई भी फॉर्मूला और याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो 1 डायमेंशनल मोशन में हमें कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है। अभी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन शुड बी टेकन केयर ऑफ, राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव और लेफ्ट को मैं नेगेटिव मान के चलूँगा। मान लीजिए कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए की वेलोसिटी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, बी की वेलोसिटी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है। अगर मुझे देखनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बेटा इस चैप्टर में जब 1 डायमेंशनल मोशन होता है तब मैं वेक्टर्स यहाँ पे डालना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे भी आप लोगों ने अभी तक वेक्टर्स नहीं पढ़े हुए, आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि ये वेलोसिटी है ना कि स्पीड है। स्पीड और वेलोसिटी का सिंबल वी ही होता है, तो यू शुड टेक केयर, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 10, बी कितनी है 20, दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो ये कितना आ गया मेरे पास -10 किलोमीटर पर आवर, यही आ गया। अगर मैं सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड देखूं, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, माइनस साइन को भूल जाऊं, डायरेक्शन को ना देखूं, माइनस साइन बेसिकली क्या बताएगा, डायरेक्शन को, यहाँ की डायरेक्शन मुझे क्या बताएगी कि जो ए है वो बी को दूर जाता हुआ महसूस होगा। आई विल एक्सप्लेन दिस, बट फिलहाल माइनस साइन को छोड़ दो और ये पार्ट देखो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड मैग्नीट्यूड कह लो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये मैग्नीट्यूड कैसे आई, ये आई कैसे, इन दोनों को माइनस करके। कब माइनस करना है, जब डायरेक्शन सेम है। तो ये जुगाड़ है कि इफ डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम, then relative velocity can be calculated, magnitude of relative velocity लिखो, can be calculated by subtracting two velocities, जो भी 2 velocities हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट की जा सकती है। शर्त क्या है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बीच में कहा था कि ये माइनस साइन की सिग्निफिकेंस क्या है। ए को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी इज ऑब्जर्विंग। तो बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी तो ये महसूस करेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ,
उसे ये महसूस होगा कि ए उससे दूर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उससे दूर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। ये आपको थोड़ा फील लेना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना, ठीक है। आप तो अभी ये सोच रहे होगे भाई बी तो इधर जा रहा है, ए तो राइट में जा रहा है, तो उसको लेफ्ट में कैसे महसूस होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद बी यहाँ पहुँच जाएगा, 1 घंटे बाद मैं देखूँ तो बी यहाँ पहुँच जाएगा 20 किलोमीटर पे, बट ए ने कवर करना है सिर्फ 10 किलोमीटर। ए ने थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करना है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है। अब देखो ए और बी के बीच का गैप तो बढ़ गया है, तो बी को क्या महसूस होगा, भी गैप बढ़ गया है कि ए में से दूर जा रहा है, ठीक है। बी खुद को तो यही महसूस करेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, और उसे ये लगेगा कि गैप बढ़ रहा है। और गैप बढ़ेगा कब, जब ए उससे दूर जाएगा। ए दूर जाएगा तो यानी कि ए को लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप 5 मिनट खुद आराम से सोचना, ये फील आनी बहुत ज़रूरी है, ओके। उसके बाद अगर ये दो पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, मान लो ए इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी मैं लिखूंगा तो ए की वेलोसिटी में नेगेटिव आएगा, ए की वेलोसिटी में -10 आएगा और बी की वेलोसिटी में +20 आएगा, है ना। अब अगर मुझे लिखनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेक्टर्स नहीं डाल रहा, बट मुझे पता है कि डायरेक्शन के लिए मुझे प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। ए के लिए -10, बी यहाँ पर +20 है, तो ये मेरे पास आएगा -30 किलोमीटर पर आवर। -30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है टूवर्ड्स, माइनस का मतलब लेफ्ट है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बी को ये महसूस होगा, भाई मैं तो हूँ रेस्ट पे, आई एम एट रेस्ट, एंड जब बी ए को ऑब्जर्व करेगा तो उसे ए की वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। सो दिस इज मास्टर फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर। सेकंड पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, बेटर वर्ड है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ऐड करके। ये देखो मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया है, 20 + 10 होगा, 20 + 10 होगा, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो ये मेरे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, डायरेक्शन अपोजिट थी। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड ऐड करके फाइंड आउट की जा सकती है, और अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट की जा सकती है। दोनों वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट की जा सकती है। मैंने 2 बार मॉड डाला है, मान लो कि ये वैल्यू छोटी थी तो ये वैल्यू नेट नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव को मुझे फिर से पॉजिटिव करना है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, ओके। तो आपने अभी इस डिस्कशन में जो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, मास्टर फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जो अल्फ़ाबेट पहले लिखा है उसकी वेलोसिटी माइनस जो अल्फ़ाबेट बाद में लिखा है उसकी वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, अगर 1 डायमेंशनल मोशन है, दोनों पार्टिकल एक ही लाइन में जा रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों की मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। दीज आर ओनली शॉर्टकट्स जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशन फास्ट, बट दिस इज सुपर डुपर फॉर्मूला। ये सब जगह एप्लीकेबल होगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ओके। अब बाकी की डिस्कशन हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू करेंगे। रिलेटिव मोशन में हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, एंड जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर, लेटर मतलब बाद वाली चीज़ क्या थी हमारे पास, यहाँ पर कंबशन प्रोडक्ट्स यानी कि गैसेस
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। तो हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास ये एक जेट प्लेन है जो कि आगे को चल रहा है विद ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। ये गैसेस को इजेक्ट कर रहा है, कंबशन प्रोडक्ट्स को इजेक्ट कर रहा है, कंबशन प्रोडक्ट्स को इजेक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन रिलेटिव टू द जेट प्लेन। वेलोसिटी ऑफ गैसेस लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है 1500 किलोमीटर पर आवर। कुछ बातें हमें अपनी कॉमन सेंस से लगानी पड़ती हैं। वो क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये गैसेस पीछे को जाएं, प्लेन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये लेफ्ट को जाएंगी, अगर प्लेन राइट को जा रहा है तो ये गैसेस पक्का से लेफ्ट को जाएंगी। तो आई मस्ट टेक केयर ऑफ डायरेक्शन आल्सो। दिस इज वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। यही हो जाएगा। मुझे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ गैसेस। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ गैसेस। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कितनी है, -1500 एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितनी है 500। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1000 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। माइनस साइन क्या शो करेगा कि गैसेस लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे पास आई वेलोसिटी ऑफ गैसेस। जब हम कुछ मेंशन नहीं करते तो इसका मतलब होता ही ये है कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये आई तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस है 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट दिस इज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ही अंडरस्टूड होता है कि हम अर्थ के ऊपर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये वैल्यू 1000 किलोमीटर पर आवर आएगी। माइनस साइन का मतलब ये होगा कि जिस तरफ जेट प्लेन जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर वो सिर्फ गैसेस को देख रहा हो, दो चीज़ों से हम देखेंगे। पहला, हम लोग प्लेन के ऊपर बैठ के हैं, ठीक है। ये हमने प्लेन को पकड़ लिया है, प्लेन के ऊपर बैठ के हैं। ये दूसरी टांग उधर होगी तो हम इधर प्लेन के ऊपर बैठ के हैं, ये पकड़ा हुआ है। हमें गैसेस को ऑब्जर्व करना है, तो हमें ये गैसेस पीछे को जाती हुई महसूस होंगी। हमें क्या महसूस होगा, भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, ये प्लेन है, और हमें गैसेस पीछे को जाती हुई महसूस होंगी। और गैसेस पीछे को जाते हुए कितनी स्पीड से महसूस होंगी, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ये है हमारे पास -1500 किलोमीटर पर आवर। वी विल ऑब्जर्व दैट वी आर एट रेस्ट, ठीक है। जबकि जब हम ग्राउंड पे खड़े होंगे, ये हमारी प्यारी धरती माँ, जब हम ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हैं तब हमें क्या दिखाई देगा, तब हमें दिखाई देगा कि जो गैसेस हैं वो पीछे को जा रही हैं 1000 किलोमीटर पर आवर से, एंड पीछे को जा रही है, एंड जो प्लेन है, ठीक है, वो आगे को जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। दिस इज व्हाट वी विल ऑब्जर्व व्हेन वी विल ऑन अर्थ। ग्राउंड पे खड़े होंगे, प्लेन पे हमें ऐसा दिखाई देगा। मैंने प्लेन को यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया है। अगर आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनानी हो तो आप इसको ऐसे फील ले सकते हो, डजेंट मैटर, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। एक पॉइंट और है, एक देसी जुगाड़ है बेटा, कंपटीशन के लिए काम आएगा, आपको सब्जेक्टिव के लिए इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जैसे आप ये लिखते हो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सी विद रिस्पेक्ट टू बी। जुगाड़ क्या है, ये सी और सी कट जाएंगे और सीधा आंसर बन जाएगा। नहीं समझ आया? यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, बट मेरे पास सीधा आंसर नहीं है। मेरे पास है ए विद रिस्पेक्ट टू सी, फिर मेरे पास है सी विद रिस्पेक्ट टू बी। लेट मी एक्सप्लेन। मैं ये प्रूव करूँगा कि जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू यहाँ से सही आएगी।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या ये क्लियर है? ये वेलोसिटी ऑफ सी और वेलोसिटी ऑफ सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और ये हमें पता है कि ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर ये सही है तो इसका मतलब ये आंसर भी सही है। दिस कैन बी रिमेंबर्ड, कैन बी लर्नड। मैं ये पॉइंट यहाँ पे कैसे बता रहा हूँ, देखो हमें जो शुरू में इस क्वेश्चन में गिवन था कि वेलोसिटी ऑफ जेट ए प्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। एग्री विद मी? जब कुछ मेंशन ना हो तो इसका मतलब ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो मुझे क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। दिस इज गिवन टू मी 500 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मुझे कितनी गिवन है? दिस इज 1500 किलोमीटर पर आवर। बट इनकी डायरेक्शन में पंगा है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन मेरे पास होने वाली है नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ये हमें कंसेप्चुअली क्लियर है। अब मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जुगाड़ क्या था? पी से पी कट जाएगा। पेपर में लिख के नहीं आना कि पी से पी कट जाएगा, ये शुद्ध जुगाड़ है, याद रखने का तरीका है। ये पी से पी कट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कितना है? माइनस 1500। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना था? प्लस 500। ये आपके पास आंसर बन जाएगा माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। ये शुद्ध जो तरीका है, ये कंसेप्ट जो है हम सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। उसमें आप लोग बहुत बार यूज़ करोगे, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर्स में भी आप इसको यूज़ करोगे। डन। उसके बाद एक और जुगाड़ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। बातें सिंपल सी हैं बट समझ में आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बन जाएगा। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओ ठीक है बेटा, ये एक तरीका ये होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉमा डाल रहा था, ये भी बुक्स में स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। वेलोसिटी ऑफ ए कॉमा डाल के भी लिखा है, इसका मतलब यही है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, सेम मीनिंग है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, डजेंट मैटर। ठीक है, एक ही बात है, दोनों सेम कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिजल्ट भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखोगे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को भी हम लोग दोनों तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे, एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स each 200 meter long are running on parallel tracks. If one train overtakes the other, overtake दो शब्द यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, एक ओवरटेक करना, दूसरा होता है क्रॉस करना। ठीक है, ओवरटेक करने का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रही थी, दूसरी ट्रेन पीछे से आके इसको आगे निकल गई। हम लोग अक्सर आम लाइफ में बातें करते हैं कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स ओवरटेक करने के टाइम पे होते हैं, यानी कि एक गाड़ी जब दूसरी गाड़ी को पीछे से निकाल के आगे जाने की कोशिश कर रही होती है, दिस इज कॉल्ड ओवरटेकिंग। ठीक है, ये ए है, बी पीछे से आई, तेजी से आई और इसको ओवरटेक करके आगे चली गई। सेकेंड टर्म होती है क्रॉस करना। क्रॉस करने में गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, ये बी गाड़ी है, इसको हम कहते हैं क्रॉस करना, ओवरटेकिंग एंड क्रॉसिंग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। टू ट्रेन्स ईच 200 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं,
ट्रैक ए एंड ट्रैक बी। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को नहीं, वन ट्रेन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड। तो एक ट्रेन दूसरी को ओवरटेक करती है 20 सेकेंड में। आगे क्या लिखा है, वी क्रॉस ईच अदर इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन एंड फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक यूज्ड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास है ट्रेन ए और ट्रेन बी, यहाँ से लेते हैं। ये ट्रेन बी हो गई, ठीक है। ट्रेन ए की स्पीड मैं मान लेता हूँ v है, ट्रेन बी की स्पीड मैं मान लेता हूँ u है। अब यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रही। गेटिंग माई पॉइंट। दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि शुरुआत में यहाँ सिचुएशन थी, एक का गार्ड और दूसरे का ड्राइवर बिल्कुल पास पास थे। अब यहाँ से ओवरटेकिंग स्टार्ट होती है। ओवरटेकिंग का मतलब क्या होगा, कुछ देर बाद ट्रेन ए यहाँ पहुँचेगी बट ट्रेन बी इधर आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इनकी ओवरटेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये u स्पीड से चल रही होगी और ये v स्पीड से ही चल रही होगी। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या है, बिना रिलेटिव मोशन के करो। बिना रिलेटिव मोशन के करने का मतलब क्या है कि आप यूं लेके चलो कि t टाइम बाद ही ओवरटेकिंग हो गई, तो b ने a के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, दैट यू कैन कैलकुलेट, वो 400 मीटर आएगा, ठीक है। फिर आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो। दूसरा देखो, जो हमें यहाँ समझना है रिलेटिव मोशन। मैं मान के चलता हूँ कि ए खुद को एज्यूम कर रही है, ए वाली ट्रेन एज्यूम कर रही है भाई मैं तो हूँ रेस्ट पे और बी ही आगे चल रही है। तो ए को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ऑब्जर्वर। ए इज ऑब्जर्वर इन दिस केस। तो ए को क्या महसूस होगा कि बी पहले यहाँ पर थी, अब थोड़ी देर बाद बी अब यहाँ पर आ गई है। बी ए को ये महसूस होगा, यूँ कह सकते हो ए के ड्राइवर को देख लेते हैं। ए के ड्राइवर को ये महसूस होगा, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगाए हैं वो ड्राइवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक के ड्राइवर को क्या महसूस होगा, उसको ये महसूस होगा बी पहले उससे 200 मीटर पीछे था, अब बी उससे अब 200 मीटर आगे निकल गया है, ठीक है। यानी कि पीछे से 200 मीटर पीछे से आके 200 मीटर आगे निकल गया है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कुल मिला के कितना हो जाएगा, 400 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बी की वेलोसिटी मैंने ली है u, ए की वेलोसिटी मैंने ली है v। तो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। अब रिलेटिव वेलोसिटी हमने कितनी कैलकुलेट की है, u माइनस v। देखो बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो यहाँ पे मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 400। टाइम टेकन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ 20, तो मैं 20 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये मेरे पास 20 आ जाएगा। u माइनस वी की वैल्यू मेरे पास 20 आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा बीच में ना जब हमने न्यूमेरिकल शुरू किए थे तो मैंने आपसे कहा था कि फिज़िक्स में ना सीधा आंसर पे सीधा फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको पहले समझना है कि सिचुएशन क्या है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो ये मैंने पूरी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की है जब ओवरटेकिंग होती है। अब हम बात करते हैं जब क्रॉसिंग होती है। फिर से मैं क्या लेता हूँ, ए क्या है अपने पास, ऑब्जर्वर। क्रॉसिंग में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब ट्रेन उल्टी तरफ से आ रही है, ये सिचुएशन है। जब क्रॉस हो जाएगा तो ए को ये महसूस होगा भाई मैं तो वहीं पे हूँ, बस बी ही आगे आगे बढ़ रहा है। ऑब्जर्वर तो खुद को महसूस करेगा एट रेस्ट, तो मैंने सिर्फ ट्रेन बी को ही आगे को चलाया है। ट्रेन बी को कितनी वेलोसिटी से चलाना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है। अब देखो
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस बार कैसे लिखी जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बी हमने ली थी u, बट लेफ्ट साइड में है तो मैं इसको माइनस ले लेता हूँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी हमने v ली थी, ये राइट साइड में है तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस u प्लस v, यानी कि v माइनस u लिखी जा सकती है। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। अब आ जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। b, अब a मैं मान लो a हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि b पीछे को निकल गया, मेरे क्रॉस करके इधर को चला गया, किस तरफ? लेफ्ट साइड में चला गया। अगर लेफ्ट साइड में चला गया तो मुझे ये कितना मूव करता हो महसूस होगा? -400 मीटर। ध्यान से चेक करो, b अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये मुझे 400 मीटर दोनों ट्रेन्स की लेंथ के इक्वल ही महसूस होगा। तो इस बार मैं फिर से रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। मैं लिखूँगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन हमारे पास 5 सेकंड था, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है v माइनस यू। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये u माइनस वी मेरे पास 80 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? ओह, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक। और ये एक माइनस था तो यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, तो ये माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। मेरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, आई मेक अ करेक्शन। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2u बन जाएगा अपने पास 100, यानी कि u की वैल्यू बन जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू अपने पास बन जाएगी यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हम u की वैल्यू 50 पुट कर देंगे, v की वैल्यू अपने पास 30 बन जाएगी। v कम्स आउट 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए। ट्रेन ए और b की हमारे पास स्पीड आ गई। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही था। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग में ट्रैक की कुल मिलाकर कितनी लेंथ यूज़ की गई। तो अब हमसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं की गई है, हमसे पूछा गया है टोटल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितनी यूज़ की गई। तो अगर मैं एक्चुअल लेंथ को देखूं तो आई कैन फील दैट यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ यूज़ की गई है। ओके, कंसेप्चुअली क्लियर है। अब बी पॉइंट या बी ट्रेन का ड्राइवर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, बी ट्रेन के ड्राइवर ने ये डिस्टेंस कवर किया, ये मेरे पास आएगा u इंटू टी। ठीक है, u क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन b एंड टाइम जितनी देर में ओवरटेकिंग हुई। ओवरटेकिंग का टाइम हमारे पास बेटा कितना था? 20 सेकेंड था। तो मेरे पास आ गया, ये लेंथ कितनी बच गई? 200 मीटर, यानी लेंथ L मेरे पास कितनी आएगी? 200 प्लस u इंटू टी। u क्या थी? बी ट्रेन की स्पीड जो कि हमने अभी 50 कैलकुलेट की है, और ओवरटेकिंग को टाइम लगा 20 सेकेंड, तो ये अपने पास आ जाना चाहिए 1200 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि हमारे पास दो ट्रेन्स हैं जिसमें से ट्रेन A B ट्रेन से आगे है। से दिस इज ट्रेन A एंड से दिस इज ट्रेन B। There is some gap between train A and B. Train A is ahead of train B. दोनों ट्रेन सेम स्पीड से मूव कर रही हैं 72 किलोमीटर पर आवर से। 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज ट्रेन B।
फिर बी के ड्राइवर ने डिसाइड किया कि वो ए को ओवरटेक करेगा। इसके लिए उसने अपनी ट्रेन को एक्सलरेट कर दिया विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 50 सेकेंड बाद द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। कोई 50 सेकेंड बाद क्या हुआ, ट्रेन ए यहाँ पहुँच गई। ये उसका जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइवर को, और बी के गार्ड ने उसको ब्रश पास यानी कि उसको जस्ट क्रॉस किया। ये ट्रेन बी है, ये ट्रेन बी का हो गया ड्राइवर, ट्रेन बी यहाँ पे है, यानी कि दिस इज एग्जैक्ट सिचुएशन। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों ट्रेन्स के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था। क्वेश्चन में ना ओरिजिनल डिस्टेंस से ये मेंशन नहीं किया गया ड्राइवर टू ड्राइवर डिस्टेंस, ठीक है, या एक के गार्ड और दूसरे की ड्राइवर के बीच का डिस्टेंस, तो दैट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन्ड। तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि हमें ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। दोनों की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ए में एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, बी की एक्सेलरेशन जो है, तो जो फार्मूला हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए लगाते हैं, वही फार्मूला यहाँ पर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो 1 एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी हमारे पास कितनी है 1, ए की एक्सेलरेशन, क्योंकि ए तो एक्सेलरेट हुआ ही नहीं तो 0 हो जाएगी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। जो टाइम टेकन है वो हमें क्वेश्चन में 50 सेकेंड गिवन है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस दौरान कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस का फार्मूला बेसिकली आता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि मुझे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो यहाँ पर u रिलेटिव, a रिलेटिव एंड s रिलेटिव लिखा जा सकता है। s रिलेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे। u रिलेटिव हमारे पास 0 था, हाफ, a रिलेटिव हमारे पास 1 है, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1250 मीटर आ जाएगी। दिस इज़ 1250 मीटर। अब हमें समझना पड़ेगा कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इस डायग्राम के हिसाब से क्या है। इसे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए को रेस्ट पे मान लेता हूँ, तो ए का ड्राइवर यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, डॉट को, ये रेस्ट पे है, बी इससे थोड़ा पीछे है, बी यहाँ कहीं पे है, तो बाद में ए तो रेस्ट पे ही है, बी का ड्राइवर यहाँ से आगे निकल गया, यहाँ पहुँच गया। यही सिचुएशन हुई है। हमने ये डिस्टेंस कितना लिया था, वी टुक दिस डिस्टेंस एज x, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और जो b है उसने ये डिस्टेंस x भी कवर किया, साथ में इन दो ट्रेन्स का टोटल डिस्टेंस 400 प्लस 400 मीटर, 400 ट्रेन की लेंथ थी, 800 मीटर ये भी कवर किया। यही हो गया। तो अगर मैं देखूं a के हिसाब से, इस एक ड्राइवर के हिसाब से B यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। सो दिस इज गोइंग टू बी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्राइवर ऑफ B। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्राइवर ऑफ B कितना हो गया, x प्लस 800, दिस कम्स आउट 1250, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 450 मीटर। ठीक है बेटा, ये थोड़ा बहुत अलग अलग बुक्स में आंसर अलग अलग दिया हो सकता है, किसी बुक में ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकता है, किसी में कुछ और, बट हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने ए ट्रेन के गार्ड से लेके बी ट्रेन के ड्राइवर तक का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस x यहाँ पर कैलकुलेट किया है। आपको समझ आ गया होगा कि ए को हमने रेस्ट पे माना, बी यहाँ से चला और ये पहुँच गया, तो बी ने ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बी टू दिस स्टार्टिंग पोजीशन बी, फाइनली ये वाली बी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास x प्लस 800 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 450 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए 2-lane रोड
कार ए इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, you will get 10 meter per second. Two cars B and C approach car A. Two cars B and C approach car A in the opposite directions. एक राइट को है तो दूसरी लेफ्ट को है, दोनों A को अप्रोच कर रही हैं with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर means 15 मीटर पर सेकेंड। कार ए की स्पीड हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, कार बी एंड सी दोनों की स्पीड है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आल्सो 15 मीटर पर सेकेंड। At a certain instant when the distance between AB is equal to AC, both being equal to 1 kilometer, AB and BC दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 किलोमीटर है। B decides to overtake A, B ने डिसाइड किया कि वो A को ओवरटेक करेगा इससे पहले कि C A को क्रॉस करे। C A को ओवरटेक नहीं कर सकता, C तो A को क्रॉस ही करेगा। क्रॉस करने से पहले, इससे पहले कि C A को क्रॉस करे, B A को ओवरटेक करेगा। What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको वीडियो को पॉज दे के स्टेटमेंट को खुद समझ के खुद में निकालना चाहिए, फिर आपको डिस्कस करना चाहिए या समझना चाहिए। देखो बेटा, हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो मैं यूँ मानता हूँ कि C जैसे पहुँचा ठीक उसी पल पे B इसको ओवरटेक कर देगा। उसने दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं, मिनिमम एंड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। जब वर्ड फिजिक्स में मिनिमम मैक्सिमम यूज़ किया जाए तो हम लोग बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। बाउंड्री का मतलब जस्ट बच गया या जस्ट कोलाइड हो गया। यहाँ पर देखो मिनिमम एक्सेलरेशन पूछी है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन देंगे तो ये आसानी से इसको ओवरटेक कर ही लेगा। हमसे पूछा गया है मिनिमम एक्सेलरेशन, इतनी एक्सेलरेशन चाहिए, कम से कम इतनी एक्सेलरेशन चाहिए कि जस्ट एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए। मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा? मैं कैलकुलेशन करूँगा कि एक ही टाइम पे A, B एंड C एक साथ इकट्ठे हो जाए, ठीक है, वो बाउंड्री कंडीशन होगी। मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं उस एक्सेलरेशन को थोड़ा सा भी बढ़ा दूंगा, 1.0000001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दूंगा, तो एक्सेलरेशन थोड़ी सी बढ़ाने से ही हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। वी विल जस्ट अज्यूम दैट B एंड C एक ही टाइम पे, एक ही पल पे यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्स का साइज मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में ट्रेन का साइज 400 मीटर मेंशन था, तो हम लोग यहाँ पर कार्स को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, उसी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करूँ ए को ऑब्जर्वर मान के। हम अज्यूम कर लेंगे कि ए ऑब्जर्वर है, वो रेस्ट पे है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि सी उसके पास आ रही है, बी कार उसके पास आ रही है। पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर सी, motion of C as observed by A। A को क्या महसूस होगा? A महसूस करेगा भाई मैं तो हूँ रेस्ट पे, C मेरे पास आ रही है और C को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, AX रिलेटिव लिख देता हूँ सीधा, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज़ 1000 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैंने कहा था कि वन डायमेंशन में शॉर्टकट में अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप मैग्नीट्यूड सीधी ऐड कर सकते हो। 10 + 15 हम लोग सीधा 25 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। हमें याद है V रिलेटिव का फॉर्मूला x रिलेटिव अपॉन टाइम टेकन। यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000/25 यानी कि 40 सेकेंड। यानी कि हमें यह समझ आ गया कि A को ये समझ में आएगा, A ये महसूस करेगा कि C यहाँ तक पहुँच गया, A तक पहुँच गया और इसे पहुँचने में 40 सेकेंड्स लगे। अब इतने ही टाइम में B को यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक? A पॉइंट तक। A को ये दिखना चाहिए कि ठीक उसी टाइम पे B भी यहाँ पर पहुँच गया। मीन्स अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ B
as observed by A, as observed by A। ठीक है, relative distance कितना है इस बार? relative distance is going to be 1 किलोमीटर। अगेन इस बार relative velocity कम हो जाएगी। ठीक है, देखो ये A जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, B जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, दोनों की डायरेक्शन सेम है। हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए दोनों को सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 15 माइनस 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव एक्सेलरेशन बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ बी होगी, क्योंकि हम ए की एक्सेलरेशन तो कंसिडर कर ही नहीं रहे, क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं किया कि ए एक्सेलरेट बी हो रहा है, ए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो आइडियली हमने लिखना था एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, बट क्योंकि बी में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ बी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम हमें पता है, जो टाइम सी को ए तक पहुंचने में लगा वही बी को ए तक पहुंचने में लगना चाहिए, यानी कि 40 सेकेंड। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी कि 1000 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर 40 स्क्वेयर। ये 200 हो गया, 800 इज इक्वल टू 800 ए बी, यानी कि बी की जो एक्सेलरेशन है वो कम से कम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो बहुत बढ़िया है, बट क्वेश्चन में मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा था, दैट कम्स आउट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour। क्वेश्चन ऐसे है कि ये एक पुलिस की कार है विच इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 30 km per hour एंड उसके आगे उसी डायरेक्शन में एक चोर थीव्स कार जा रही है with a speed of it is 192 किलोमीटर पर आवर। वाहे करो, बड़ी तेज़ जा रही है भाई। ठीक है, तभी पुलिस की वैन से एक बुलेट फायर हुई एंड क्वेश्चन में गिवन है मजल स्पीड ऑफ द बुलेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मजल स्पीड। ठीक है, ये आपके अगले चैप्टर्स में भी यूज़ होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल जिसके में से हम इसको फायर कर रहे हैं। मतलब स्पीड इज स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन। इस केस में व्हीकल क्या है? पुलिस वैन है। पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड हमें गिवन है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट स्पीड। स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, this is given to us 150 meter per second। it is here, it is given to us 150 meter per second। क्वेश्चन ये है with what speed does the bullet hit the thief's car। ये बुलेट जब यहाँ पर हिट करेगी तो थीफ कार को कितनी स्पीड से हिट करेगी। क्लियर? यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये बुलेट बना लेते हैं। ओके, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये वेलोसिटी गिवन है, जो मजल स्पीड हमें गिवन है, ये बुलेट की एब्सोल्यूट स्पीड नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये थोड़ी ज़्यादा होगी। लॉजिक सोचो कि जो हम बुलेट पर फायर करते हैं, अगर रेस्ट पे खड़े होकर फायर करते हैं तो इट हैज़ सर्टन स्पीड। अगर हम गाड़ी में से चलते हुए उसको फायर करते हैं तो बुलेट की स्पीड में गाड़ी की स्पीड भी ऐड हो जानी चाहिए। हम लोग इसको कंसेप्चुअली ऐसे समझ सकते हैं, स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन का फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ बुलेट माइनस स्पीड ऑफ पुलिस वैन। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पर एक छोटा सा पंगा है। ये मीटर पर सेकंड में दिया है, मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बेटा ये पहला केस ऐसा है जिसमें हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जनरली मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में गिवन थी स्पीड ऑफ पुलिस वैन एंड स्पीड ऑफ थीव्स कार भी हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, तो मैंने यूनिट्स को सेम करने के लिए किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर 18/5 से रेसिप्रोकल 5/18 से करते हैं, यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई किया है। मुझे चाहिए स्पीड ऑफ बुलेट।
स्पीड ऑफ बुलेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार प्लस स्पीड ऑफ पुलिस कार। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 30 किलोमीटर पर आवर प्लस 540 किलोमीटर पर आवर, दिस कम्स आउट 570 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू मेरे पास आ गई 570 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे देखना है कि जब ये बुलेट थीफ की कार को हिट करेगी तो कितनी स्पीड से हिट करेगी। अब बुलेट पीछे से आ रही है, थीफ की कार आगे भाग रही है, तो नेचुरली है कि जो इफेक्टिव वेलोसिटी है, बुलेट की इफेक्टिव वेलोसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमें क्या ढूंढना है? बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमने कैलकुलेट कर लिए 570, राइट साइड में ही है। थीफ्स कार की वेलोसिटी भी राइट साइड में है, सेम डायरेक्शन में है, 378 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। दो पैरेलल ट्रैक्स जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हैं विद ए स्पीड ऑफ, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, दिस इज से ट्रेन A is moving towards north with a speed of 54 km per hour. Speed of train A is 54 km per hour, and train B is running south with a speed of 90 km per hour. We have this train B and it is running towards south with a speed of 90 km per hour. This is train B. ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हम राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव मान लेते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 90 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसको मैं माइनस लिखूंगा, माइनस 54 हो जाएगा, 144 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन शो कर रहा है ड्यू साउथ, डायरेक्शन आ गई ड्यू साउथ। यहाँ पर हमें पॉजिटिव की सिग्निफिकेंस लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ गिवन है, तो आंसर आपको लिखना है ड्यू साउथ। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, बी पार्ट है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर हम ग्राउंड को देखें, बी में बैठ के एक बंदा बी में बैठा है और ग्राउंड को देख रहा है, उसे ग्राउंड कैसे दिखाई देगी? उसको ग्राउंड पीछे को जाती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर बचपन में देखा होगा कि आप गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, आपको ट्रीज पीछे को जाते हुए दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी होगी। हमें ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, ट्रेन की वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में बी ट्रेन की वेलोसिटी 90 गिवन है। आंसर आ गया माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। माइनस 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? ड्यू नॉर्थ, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को नॉर्थ लिया था और लेफ्ट साइड को ही माइनस डायरेक्शन ली थी। जो आप आंसर लिखोगे, आप लिखोगे 90 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ट्रेन जाएगी साउथ को और जो महसूस होगा ड्यू नॉर्थ होगा। ठीक है, यहाँ तक दोनों क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन ए। ये हमारे पास ट्रेन ए है, ट्रेन ए इज़ रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड इसके ऊपर एक मंकी है जो कि ट्रेन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, मंकी इज रनिंग इन द डायरेक्शन अगेंस्ट ए, ट्रेन ए के अगेंस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ट्रेन ए नॉर्थ को जा रही है तो नेचुरली जो मंकी है वो साउथ को जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। ट्रेन अगर लेफ्ट की तरफ है तो मंकी टुवर्ड्स राइट जा रहा है। उसके दौड़ने की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए,
ये गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, बट ये जा रहा है टूवर्ड्स राइट, तो ये मैं प्लस लिखूंगा। और जबकि ट्रेन ए की वेलोसिटी हमने लिखनी थी -54 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये लेफ्ट में है। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन के लिए माइनस साइन को लिख दिया है। ये रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया है, साथ में ये भी मेंशन किया है कि ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ढूंढनी है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी ढूंढेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए vm माइनस va। vm ए हमें 18 गिवन है, vm हमें ढूंढना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए हो जाएगी -54, वेलोसिटी ऑफ मंकी आ जाएगी 18 - 54 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मंकी है ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है। इसको मेंशन नहीं किया होता, बाय डिफॉल्ट ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप कंसेप्चुअली समझो कि मंकी 18 किलोमीटर इधर को गया, बट ट्रेन 54 किलोमीटर इधर चली गई, तो नेचुरली है कि जो नेट वेलोसिटी है वो लेफ्ट को ही आएगी और लेफ्ट को ही आनी चाहिए। माइनस साइन यहाँ पे आएगा, माइनस साइन शो करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ ड्यू नॉर्थ, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कि जो मोशन है वो ड्यू नॉर्थ है। आई रिपीट कि मंकी 18 से चला, जिस चीज़ के ऊपर, ट्रेन के ऊपर चला, वो ट्रेन खुद 54 किलोमीटर चली गई। ठीक है, तो नेचुरली नेट मोशन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट यानी टूवर्ड्स नॉर्थ, तभी ये माइनस साइन यहाँ पर आया था। ऑन ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट, अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो with a speed of 9 km per hour with respect to belt. Speed of child with respect to belt is given to us 9 km per hour. And his father and mother located 50 meter apart on the moving belt. Father and mother which are located 50 meter apart on this moving belt. The belt moves with a speed of 4 km per hour. Speed of belt is 4 km per hour. Is it okay? Question का फर्स्ट पार्ट क्या है, for an observer on the stationary platform, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई बंदा बाहर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, वो बंदा इस बच्चे को, एक बच्चा जो कि टू एंड फ्रो मोशन में है, कभी पे फादर से मदर की तरफ, कभी मदर से फादर की तरफ जा रहा है। ये एक बच्चा है, ये कभी इधर को दौड़ रहा है, कभी उससे अपोजिट डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन है। तो ये एक चाइल्ड है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। जब बच्चा बेल्ट की डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो ये केस हो गया, ये मैं केस 1 लेता हूँ, जब बच्चा बेल्ट की डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो मुझे देखना है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट मुझे गिवन है 9। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है कि एज पर क्वेश्चन है ये कि बच्चे और बेल्ट की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों राइट साइड में है, दोनों को मैं पॉजिटिव लूँगा। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितनी दी रखी है मुझे, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ये भी प्लस हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड मेरे पास आ गई 9 + 4, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड मेरे पास आ गई 13 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि अगर कुछ भी ना मेंशन किया हो तो ये होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच कम्स आउट 13 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। कंसेप्चुअली समझो, बच्चा 9 से दौड़ रहा है, साथ में बेल्ट भी आगे को जा रही है, दोनों वेलोसिटीज आपस में एडअप हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सेकंड केस में, जब हमसे पूछा गया है कि बच्चे के मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट, यानी कि ये मेरे पास सेकंड केस हो गया, क्योंकि बच्चा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वी आर टेकिंग सेकंड केस। इस केस में मुझे फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट।
वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड रिस्पेक्ट टू बेल्ट अब उल्टी हो गई है, ये अब लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड को हमने नेगेटिव लिया है। ये वैल्यू मुझे 9 गिवन थी, यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन या डायरेक्शन को ध्यान से अप्लाई करूँगा, ये -9 हो गया। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड मुझे ढूंढनी है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट मुझे क्वेश्चन में 4 गिवन है, यानी कि इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड मेरे पास बन जाएगी -5 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन यहाँ पे शो करेगा डायरेक्शन को, डायरेक्शन किस तरफ आएगी, लेफ्ट को, हमने लेफ्ट साइड को नेगेटिव माना था, यानी कि बच्चा जो है उसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, यानी कि अगर मैं इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस बंदे के रिस्पेक्ट में देखूं और ये मैं मान लूँ कि उसे बेल्ट नहीं दिखाई दे रही, ये फादर मदर नहीं दिखाई दे रहे, उसे सिर्फ ये दौड़ता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है, तो उसे ये दौड़ता हुआ बच्चा कितनी स्पीड से दिखाई देगा, उसे दिखाई देगा 5 किलोमीटर पर आवर से, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ दिखाई देगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन केस 1 and 2। बच्चे को अपने फादर से मदर तक या मदर से फादर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो, बच्चा चाहे फादर से मदर तक जाए, चाहे मदर से फादर तक जाए, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। देखो कैसे, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू फादर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू मदर, क्योंकि फादर और मदर तो बेल्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, तो जो वेलोसिटी बेल्ट की है वही फादर की है, वही मदर की है। तो चाहे मैं लिखूं विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, चाहे लिखूं विद रिस्पेक्ट टू फादर, चाहे विद रिस्पेक्ट टू मदर, फादर और मदर मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन दिस मूविंग बेल्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज सेम एज दैट ऑफ फादर एज वेल एज दैट ऑफ मदर। मीन्स मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट ही ये दोनों वैल्यूज आएंगी, और ये वैल्यूज मेरे पास कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब अगला पॉइंट, फादर और मदर के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये मेरे पास है डिस्टेंस फादर और मदर के बीच में, जिसको मैं रिलेटिव डिस्टेंस कह सकता हूँ। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, क्वेश्चन में मेंशन था दिस इज़ 50 मीटर, 50 मीटर को यहाँ पर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मेरे पास 1/20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या ढूंढना था, मुझे ढूंढना था टाइम। टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास है 1/20, स्पीड है मेरे पास 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/80 आवर्स। ठीक है, आप चाहो तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड बाद बच्चा अपने फादर से मदर या मदर से फादर तक पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये जो सारी डिस्कशन है ये डन की गई है, इट इज़ डन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। बेल्ट को रेफरेंस लेके ये डिस्कशन की गई है। बेल्ट के रिस्पेक्ट में हमें क्या दिखाई देगा, हमें सिर्फ यही दिखाई देगा फादर और मदर खड़े हैं और बच्चा फादर से मदर और मदर से फादर की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मूविंग प्लेटफॉर्म था, मूविंग बेल्ट थी। तो यहाँ पर हम यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फादर या मदर की तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें बच्चे की वेलोसिटी कौन सी लेनी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, क्योंकि फादर और मदर की वेलोसिटी भी वही होगी जो बेल्ट की वेलोसिटी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, विच ऑफ द आंसर्स अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स मोशन को देखते हैं तो कौन से आंसर पे फर्क पड़ेगा। देखो बेटा, जो लास्ट पार्ट है उसमें तो टाइम सेम ही रहेगा, चाहे आप ग्राउंड से खड़े होकर देखो, चाहे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखो, बेल्ट के ऊपर खड़े देखो, आपको टाइम तो वही महसूस होगा। टाइम विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन 20 सेकेंड, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, जब हम बात करेंगे पार्ट 1 and 2 की, जब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, चाहे फादर लिख लो चाहे मदर लिख लो, चाहे बच्चा जा रहा है चाहे आ रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है, जो मर्जी लिख लो, एक ही बात है, दैट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। और इन सभी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी थी, 9 किलोमीटर पर आवर, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों।